साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस हिंदी पर चैनल पे। तो साथियों आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल बखूबी से कर रहे होंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देख चुके होंगे कि कितनी सारी वैकेंसी बस आप लोगों का इंतज़ार कर रही है। तो अपनी तैयारी को आप अच्छे से करते रहिए। और आप लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो छायावाद से जुड़े हुए हैं। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति है। ये पंक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी आप लोगों के लिए, चाहे टीजीटी पीजीटी हो या फिर आपका जो जूनियर वाला आने वाला है यहाँ पे वैकेंसी वो भी हो, तो उसमें भी ये पंक्ति पूछी जा सकती है। तो तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति आपको यहाँ पे आंसर कर देना है कि ये पंक्ति जो है वो हो जाती है महादेवी वर्मा की पंक्ति। आंसर सी आपका यहाँ पे सही होता है। आगे है कि तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति महादेवी वर्मा द्वारा रचित दुविधा शीर्षक कविता से ली गई है। अगर यहाँ पे कविता ना पूछ करके यहाँ पे शीर्षक अगर पूछ लेता है तो आपको क्या आंसर करना है? दुविधा यहाँ पे आपको आंसर कर देना है। महादेवी वर्मा ने अपनी कविता का माध्यम पूरी तरह गीत को बनाया है। तो क्या बनाया है? तो उन्होंने अपनी जो कविता का माध्यम है वो उनका यहाँ पे क्या होता है? गीत हो जाता है। आगे है कि महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृति का विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं? आपका आंसर हो जाएगा कि सप्तपर्णा है, कि दीपशिखा है, कि नीरजा या फिर सांध्य गीत है। तो यहाँ पे आपका आंसर होता है सही कि सप्तपर्णा यहाँ पे हो जाता है किससे? वैदिक संस्कृति के विभिन्न काव्यांशों पे ये आधारित हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि छायावादी जो कवयित्री हैं महादेवी वर्मा जी, इनके सप्तपर्णा काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर यहाँ पे आधारित हैं। तो ये कौन सी हैं? तो यहाँ पे काव्य जो है वो निहारे रश्मि नीरजा और सांध्य गीत, यहाँ पे इनका ये काव्य हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको किस पे मिला है? यामा काव्य कृति पर मिला है। और यहाँ पे द्विवेदी पदक, यहाँ पे जो स्मृति की रेखाएं, इस पर इनको प्राप्त हुआ है। शेक्सपियर पुरस्कार इनको नीरजा काव्य कृति पर, जबकि ये पद्म विभूषण से भी अलंकृत की जा चुकी हैं। कौन? तो यहाँ पे महादेवी वर्मा की बात हो रही है, जो कि आधुनिक युग की मीरा भी कही जाती हैं। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किन रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो किसका प्रभाव यहाँ पे हो जाता है? आंसर यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे हो जाएगा कृतवास रामायण, जो कि यहाँ पे किसे है? ये बंगला रामायण है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि जो राम की शक्ति पूजा है ये ज़्यादातर इस पे कृतवास रामायण का प्रभाव देखने को मिलता है। कृतवास बंगला के लोकप्रिय कवि थे। कृतवास जो बंगाल के लोकप्रिय कवि थे। निराला जी ने इनकी रामायण कथा पर आधारित मतलब परिवर्तन तो नहीं किया, लेकिन राम के चरित्र की आधुनिक मनुष्य के अंतर्द्वंद से जोड़ दिया। तो यहाँ पे जो नहीं है, तो राम की शक्ति पूजा में लंका कांड के कथानक को लेकर लिखी गई एक लंबी कविता है, जिसमें अपने सार्जक के निजत्व के समीपतम यहाँ पे पहचान का प्रतिफलन यहाँ पे है। यह राम कथा कम निराला के रचनात्मक यहाँ पे संशय, संघर्ष एवं आत्मबलिदान की कहानी अधिक यहाँ पे लगती है। तो यहाँ पे आपको आंसर जो करना था कि किस पे आधारित है, तो ये कृतवास रामायण पर ये इन्होंने लिखा है। क्या? राम की शक्ति पूजा। निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई है? तो भी आपको यहाँ पे आंसर कर देना है क्या? कि यहाँ पे कृतवास रामायण से ये यहाँ पे प्रेरित होकर लिखी गई है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि निराला की शक्ति पूजा पर किस मतलब जो कवि हैं उनका प्रभाव देखने को मिलता है, और किस कृति की? तो यहाँ पे कृतवास रामायण जो है बंगला में जो लिखा गया है उसका यहाँ पे देखने को मिलता है। तो राम की शक्ति पूजा की बात यहाँ पे हो रही है, जो की रचना किसकी है? तो यहाँ पे निराला की हो जाएगी। पंत जी की रचनाओं में वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी यहाँ पे काव्य से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग यहाँ पे बहुत हैं। यह कथन किसका है? तो ये किसका हो जाएगा? ये आंसर आपका हो जाता है बी, बिल्कुल ही सही, रामचंद्र शुक्ल का है कि पंत जी की जो रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी के यहाँ पे कुछ जो भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कथन हो जाएगा किसका? रामचंद्र शुक्ल का हो जाता है। ये यहाँ पे अच्छी तरह से देख लेते हैं कथन को कि पंत जी की रचनाओं में पल्लव और वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं के लिए कुछ भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग देखने को मिलते हैं। ये कथन जो है वो आचार्य शुक्ल जी का हो जाता है।
पंत जी अपनी पहली प्रौढ़ रचना पल्लव, जिसमें प्रतिभा के उत्साह, साहस और पुरानी काव्य पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का बहुत यहाँ पे चढ़ा करके प्रदर्शन किया है। किसने किया है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पंत ने, और पल्लव और वीणा उन्हीं की रचना हो जाती है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ? ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है आप लोगों के लिए, तो ये कौसानी हो जाएगा। यहाँ पे आपका सही जवाब ए आंसर होता है, बिल्कुल ही सही। तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में यहाँ पे हुआ। इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में इलाहाबाद, अब प्रयागराज में है, में डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ में पंत की मृत्यु यहाँ पे तिथि जो है 1970 दी गई है। तो किसके ग्रंथ में है? तो डॉक्टर नगेंद्र के ग्रंथ में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे वैसे यहाँ पे लिखा गया है कि इनकी मृत्यु जो है 1977 इलाहाबाद में हुई है। आगे यहाँ पे है, तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तो ये पंक्ति यहाँ पे पंत की किस कृति से उद्धृत है? पहले तो ये पंक्ति ही आपको यहाँ पे जान लेना है कि ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंत जी की पंक्ति है। किससे है? तो युगांत से ये पंक्ति यहाँ पे ली गई है। किससे ली गई है? युगांत से, जो कि इनकी जो है ये यहाँ पे रचना हो जाती है। किसकी? युगांत। तो पंत जी की रचना है। तुम वहन कर सको जनमन मेरे विचार, वाणी मेरे चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्ति हो जाती है किसकी? यहाँ पे युगांत पंत जी की पंक्ति हो जाएगी। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ छायावादी युग के यहाँ पे प्रसिद्ध जो कविता करने वाले सुमित्रा नंदन पंत की है, उनकी काव्य संग्रह युगांत में संकलित है। युगांत की पहली कविता है, गा कोकिल बरसा पावक, कणकण नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। तो ये इनकी पहली जो यहाँ पे युगांत की पहली कविता हो जाएगी। इस काव्य संग्रह की कविताएं रूढ़िगत मान्यताओं का खंडन, नवीन आदर्शों की स्थापना, समानता, स्वतंत्रता और प्रेम भावना की यहाँ पे अभिव्यक्ति यहाँ पे की है। तो साथियों, हम आशा करते हैं आप लोग अपनी टीजीटी की और आप अब यहाँ पे एलटी की तैयारी, और यहाँ पे 41,000 जो जूनियर की वैकेंसी है, आप उसकी तैयारी में अच्छी तरह से जुट गए होंगे। तो बिना देरी के आप उसकी तैयारी में बिल्कुल अच्छे से लग जाइए, ताकि कहीं भी आपको जो है यहाँ पे एक सीट जो आपकी अच्छी तरह से बन रही है, उसमें कोई भी ऐसा ना हो कि आप कहीं भी चूक जाएं। पंत जी का यहाँ पे काव्य संग्रह कौन सा है, आपको आंसर करना है। तो शिल्पी है, लोकायतन है, चिदम्बरा है या फिर गुंजन है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है क्या कि इसमें इनकी जो कृति है ये हो जाती है लोकायतन। भी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। तो कौन सी है, यहाँ पे आपको आंसर करना है कि महामानव है, कि आत्मजयी है, लोकायतन या फिर एक पुरुष और। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे दो आंसर दिख रहे हैं, ए और सी दोनों यहाँ पे दिख रहा है। तो महामानव ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा रचित, लोकायतन की सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। दोनों महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। तो यहाँ पे दो जो रचनाएं हैं, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे महामानव भी हो जाएगा और लोकायतन भी यहाँ पे हो जाता है। तो ये दोनों यहाँ पे महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित ये प्रबंध काव्य है, जो कि महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, जबकि आत्मजयी कुंवर नारायण सिंह और यम और नचकेता प्रसंग पर है। एक पुरुष और काव्य रचना के स्थान पर एक और पुरुष नाम होता है। तो यहाँ पे विनय कुमार की काव्य रचना होती। इस प्रकार विकल्प में यहाँ पे इस रचना जो ये रचना है यहाँ पे त्रुटि प्रकार हो जाती है। तो ए और सी यहाँ पे दोनों आपका आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि दोनों में महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित ये लिखी गई है। कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? तो आंसर आपका हो जाएगा कि इसमें जो लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत, आपका सही जवाब हो जाता है। आगे यहाँ पे है कि जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि इसको जानना ही बहुत ज़रूरी है कि कला और बूढ़ा चांद के लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं, जबकि इनके बचपन का जो नाम है वो गोसाई दत्त है। पंत जी की अन्य रचनाएं देखा जाए तो उच्छ्वास है, ग्रंथि है, बीड़ा है, लोकायतन है, पल्लव है, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण है, स्वर्णधूल है, उत्तरा है, वीणा है, चिदम्बरा है, पतझर है, एक भाव, क्रांति, गीत, हंस, शंख ध्वनि, किरण, वीणा, समाधिता और ग्राम्य इत्यादि इनकी रचनाएं ये हो जाती हैं, जो कि हर एक जो विद्यार्थी है उसको सारी रचनाएं यहाँ पे पंत जी की याद होनी चाहिए, तभी यहाँ पे बात बनेगी।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखा जाए तो सुमित्रानंद पंत की कृति में लोकायतन एक प्रबंध काव्य है, जबकि 1960 में पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता के संग्रह के लिए यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, जबकि सुमित्रानंद पंत की ग्राम्य कृति का संबंध ग्रामीण परिवेश से, जबकि पंत जी ने ग्राम जीवन से यहाँ पे गांव की विविध समस्याओं का आकलन किया है। युगवाणी में मार्क्स और गांधीवाद की यहाँ पे पुस्तकों को युगवाणी में मार्क्स और गांधीवाद के सिद्धांतों को पुस्तक में पढ़ करके क्या किया है, इन्हें छंदोबद्ध किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पंत जी की जो पहली कविता है वो गिरजे की घंटा हो जाएगी, जिसकी रचना 1916 में इन्होंने की है। कब की है? तो 1916 में की है। गुंजन को इनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ आपको तथ्य यहाँ पे बताया गया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, तो आप इसको अच्छे से रट लें कि ताकि आपके परीक्षा में यहाँ से अगर प्रश्न बनता है तो कोई भी प्रश्न यहाँ से आपका छूटना नहीं चाहिए। पंत जी को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे आपको आंसर करना है क्या कि चिदम्बरा जो इनकी रचना है इस पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। चिदम्बरा की रचनाकार कौन है? तो भी आपको आंसर करना है यहाँ पे पंत। आपका आंसर हो जाएगा क्या? यहाँ पे आपका आंसर बी होता है, पंत हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। लोकायतन किस विधा में लिखी गई है? तो जो लोकायतन है ये एक क्या है? प्रबंध काव्य है। बी आंसर आपका सही हो जाता है। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध किससे है? तो यहाँ पे ग्रामीण परिवेश से है, प्रकृतवाद से है, कल्पनालोक से, नई कविता से। तो यहाँ पे ग्रामीण परिवेश आपका आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल ही सही आंसर आपका यहाँ पे होता हुआ। लोकायतन के रचयिता कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत लोकायतन के रचयिता हो जाते हैं। कौन हो जाएंगे? लोकायतन के रचयिता सुमित्रानंदन पंत। पंत जी की पहली रचना कौन सी है? तो यहाँ पे आपको आंसर कर देना है कि जो इनकी पहली रचना है वो गिरजे की घंटा हो जाएगी। आगे है कि कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, इसका श्रेय मेरी जन्मभूमि पूर्वांचल प्रदेश को है। यह कथन किस कवि का है? तो यहाँ पे भी आपको आंसर कर देना है क्या कि सुमित्रानंदन पंत की ये कृति हो जाती है, मतलब कथन हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे आपको जो चीज़ें बताई गई हैं कि इनको 1960 में कला और बूढ़ा चांद कविता के लिए इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, जबकि लोकायतन और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार यहाँ और उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको चिदम्बरा पर मिल चुका है। ये सारी चीज़ें। उसके बाद सुमित्रानंद पंत की ग्राम्य कृति का संबंध ग्रामीण परिवेश से हो जाता है। युगवाणी में मार्क्स और गांधी के सिद्धांतों को पुस्तक में पढ़ करके छंदोबद्ध किया है। अगर पूछता है यहाँ पे कि किसमें छंद मतलब कौन सी पुस्तक पढ़ करके इन्हें छंदोबद्ध किया है, तो युगवाणी और में मार्क्स और गांधी के सिद्धांतों को पढ़कर इन्होंने छंदोबद्ध कर दिया है। और उनकी पहली रचना जब पूछता है पहली कविता, तो गिरजे की घंटा यहाँ पे बताना है 1916 में। गुंजन को इनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है। तो ये इतनी सारी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर पूछता है लोकायतन किस प्रकार का यहाँ पे काव्य है, तो प्रबंध काव्य आपको यहाँ पे बता देना है। 1960 में कला और बूढ़ा चांद पे इनको यहाँ पे कौन सा पुरस्कार मिला है? तो क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साथियों आप इस चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों और साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करिए, ताकि आप उन विद्यार्थियों तक ये सारी चीज़ें पहुंचा सकें जिसको इसकी ज़रूरत होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को करते रहिए। धन्यवाद साथियों।